Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel MS Search The English Club. Dear students, MS Search The English Club जो हमारा YouTube चैनल है, इसमें हम लोग हिंदी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। बात अगर हिंदी के क्रैश कोर्स की करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों ने व्याकरण पोर्शन को स्टार्ट किया और व्याकरण का लगभग चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया। उसके बाद हम लोग बुक पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी के बुक पोर्शन की अगर बात करें तो दो खंड को पढ़ना है। एक है आपका काव्य खंड और दूसरा है आपका गद्य खंड। जी हाँ, और ये क्रैश कोर्स है तो काव्य खंड से भी हम लोग 5 कविता को मात्र पढ़ेंगे और गद्य खंड से भी हम लोग मात्र 5 अध्याय को 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में काम चल जाए, ऐसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत देखेंगे। बाकी जब हम लोग डिटेल्ड कोर्स शुरू करेंगे तो वहां फिर हम लोग एक एक चैप्टर को बारीकी से देखेंगे। ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पर हम लोग लिमिटेड चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। आइए, काव्य खंड में हमारा जो सबसे पहला कविता है, कविता का नाम है कड़बक। क्या नाम है? कड़बक। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे ये जो कड़बक कविता है आपका, इस कविता को एक महाकाव्य से लिया गया है। महाकाव्य का नाम है पद्मावती। जी हाँ, तो पद्मावती जो महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जैसी का, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो महाकाव्य है पद्मावती, उसी से इस चैप्टर को लिया गया है, कड़बक को लिया गया है। आइए, कड़बक कविता को सुनने से पहले आइए कवि के बारे में मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर का नाम है कड़बक। व्हाट्स द चैप्टर नेम? कड़बक। और इसके जो कवि है मलिक मोहम्मद जैसी हैं। आइए इसके जीवन परिचय को हम लोग देखते हैं। मोहम्मद जैसी का जन्म 900 हिजरी, बात अगर हिजरी की होगी तो याद रखेंगे 900 हिजरी में इसका जन्म हुआ था। शताब्दी की अगर बात होगी तो 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना, याद रखेंगे। लगभग 1492 ईस्वी में हुआ था, लगभग 1492 ईस्वी में। और यकीन मानिए इसको लेकर मतभेद भी है, क्योंकि कहीं पर इसका कोई प्रूफ या सबूत नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी का कई ऐसा कविता है, कई ऐसा पद है, एक तरह से उससे पता चलता है कि इसका जन्म इतना ईस्वी में हुआ है। नहीं तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, लेकिन आपका परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ, तो 1492 ईस्वी में। शताब्दी की बात होगी तो 15वीं शताब्दी होगी, हिजरी की बात होगी तो 900। ठीक है, आइए इसके बारे में अगला पॉइंट जानते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद है कि जायस, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म स्थान है उसको लेकर भी मतभेद है। कई लोगों का मानना है कि इसका जन्म जो है जायस में हुआ है ना। इसका जो कब्र है वो अमेठी में है, उत्तर प्रदेश का, है ना। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो जायस है, ये अमेठी उत्तर प्रदेश जो है ना, उसका जन्म स्थान था, या कई लोगों को लगता है कि कहीं और से आकर बसा है। लेकिन इसके कई दोहा से पता चलता है कि इसका जन्म जो है जायस में ही हुआ है ना। इसका कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचना मोहल्ला में हुआ था। जी हाँ, जायस शहर है ना, उत्तर प्रदेश में जायस शहर है, उसी शहर में कंचना मोहल्ला में इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। किसका मानना है? पंडित सूर्यकांत शास्त्री का मानना है। अगला पॉइंट देखिए। कई विद्वानों ने कहा है कि जायस का जन्म गाजीपुर में हुआ था। कई विद्वान का भी यह मानना है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इसका जन्म एक्चुअली कहां हुआ है ना, गाजीपुर में। कई विद्वानों का यह मानना है, लेकिन परीक्षा में जो आपको उत्तर देना है वो ये देना है, जायस। ठीक है, अगला पॉइंट। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु को लेकर भी मतभेद है, इसके मृत्यु को लेकर भी मतभेद है। इनका निधन संभवतः मतलब 1548 ईस्वी में हुआ था। यह भी इसका कहीं ना कहीं किसी पद से पता चला है, ठीक है, वरना किसी भी चीज का प्रूफ है नहीं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, है ना, या मलिक राजे अशरफ था। ठीक है, जो एक मामूली जमींदार थे और खेती करते थे, किसान थे एक तरह से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। जैसी ने अपने कुछ रचनाओं में अपने गुरु सूफी संत शेख मोहिदी, इसका गुरु का नाम याद रखिएगा,
सूफी संत शेख मोहदी, है ना, मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर का उल्लेख करते हैं। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी जो है अपने कुछ रचनाओं में अपने दो गुरुओं का जो है उल्लेख किए हैं, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर का उन्होंने क्या किया है, एक तरह से उल्लेख किया अपनी रचनाओं में। तो आपका परीक्षा में पूछ लेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन कौन थे, तो ऑप्शन में ये दोनों रहेगा तो दोनों होगा, है ना, और एक रहेगा तो कोई एक टिक मार देंगे, लेकिन दोनों याद रखना है कि इसके गुरु कौन थे, सूफी संत शेख मोहिदी थे और सैयद अशरफ जहांगीर। न उनका कहना है ना, सैयद अशरफ जो एक प्रिय संत थे, सैयद अशरफ क्या थे, एक संत थे, मेरे लिए उज्जवल पथ के प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरा हृदय निर्मल कर दिया। मलिक मोहम्मद जैसी का जीवन में प्रेम का दीप जलाकर उसके हृदय को निर्मल करने का काम कर दिया। उसके कौन सा गुरु, सैयद अशरफ। कौन, तो सैयद अशरफ जहांगीर, इन्होंने ऐसा किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव में बेहतर परसेंट आए तो ये सब पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए है, अगला पॉइंट देखिए आप, आरंभ में जायस रहते हुए किसानी। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी जब आरंभ में जायस में रहे तो किसानी की, क्योंकि किसान का औलाद था, किसान का बेटा था। बाद में शेष जीवन फकीरी में, है ना, बचपन में इन्होंने खेती बाड़ी किया आरंभ में, शुरू में। उसके बाद का जो बाकी जो जीवन रहा वो फकीरी में। बचपन में ही अनाथ हो गए थे, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता, साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए इसका बचपन बीता है, याद रखेंगे। अगला, चेचक के कारण रूपहीन, चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। बाईं आंख, बाईं आंख और कान से वंचित, इसका बाईं आंख और कान ये क्या था, वंचित था, मतलब काना और बहरा भी थे, है ना। मृदु भाषी, मनस्वी और, है ना, संभवतः संत, मतलब देखा जाए मृदु भाषी थे, मनस्वी थे और संत भी थे ये। अगला पॉइंट, जायस एक बार जब शेरशाह के दरबार में गए, मलिक मोहम्मद जायस जब एक शेरशाह सूरी, नाम समझे होंगे कि जैसे मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन, बाबर। तो बाबर जो था, बाबर का पुत्र कौन हुआ, हुमायूं। तो हुमायूं के ही शासन काल में शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, उसको हरा दिया था। उसके बाद शेरशाह सूरी का दिल्ली का जो तख्त था, है ना, दिल्ली का जो शासन था उस पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। तो यहां पर शेरशाह सूरी के ही बारे में बात हो रही है कि जैसी एक बार जब शेरशाह के दरबार में गए, किसके दरबार में गए, शेरशाह के दरबार में जब ये गए ना, तो वह उन्हें देखकर हंस पड़ा। उन्हें देखकर क्या हो गया, हंस पड़ा। तब जैसी ने शांत भाव से पूछा, मोही का हंसी की को रही, इसका मतलब यानी तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार ईश्वर पर। तब शेरशाह ने लज्जित होकर माफी मांगी थी, तब जाकर उससे क्या किया था, माफी मांगा था। इसका प्रसिद्ध कृति कौन है, कौन कौन सा रचना है, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है ना, कहरानामा है, गहरी बाईसी, है ना, मसाला या मसाला नामा, पंचावत, होलोनामा, है ना, इतरावत इत्यादि। अगला पॉइंट, जैसी का मोह, है ना, कथा काव्य पद्मावत है। जैसी का महत्वपूर्ण जो कथा काव्य है वो पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिन्हल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी का एक महाकाव्य है पद्मावत। इस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन, मतलब चित्तौड़ का जो राजा रतन सेन था और सिन्हल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा को वो उसमें बताया है। और याद रहे, ये जो आपका चैप्टर है करबक, इस चैप्टर में मलिक मोहम्मद जैसी ने एक्चुअली पद्मावत जो महाकाव्य है ना, उसी से मतलब इसको लिया गया है। करबक को पद्मावत जो महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जैसी का, उसी से इसको लिया गया है, ठीक है।
तो चलिए अगला देखिए, जैसी सूफी काव्य धारा अथवा प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। आपका परीक्षा में पूछ लेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी किस मार्ग के या किस विचारधारा के कवि थे, तो याद रखेंगे प्रेम मार्गी। ठीक है, जैसी को प्रेम का पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम का पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं कविता की ओर। देखिए यहां कविता को, संपूर्ण कविता को जो है मैंने एक जगह नहीं रखा है, अलग अलग लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा है वहां पर भावार्थ पूछता है। करबक 2 भागों में बटा हुआ है। भाग 1 में कवि की अपने बारे में बताया है, भाग 2 में जो है उसमें भी अपने ही बारे में बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो चित्तौड़ का जो राजा है ना, और पद्मावती जो है, वो दोनों के प्रेम कथा को भी वहां पर बखान किया गया है। आइए करबक का जो भाग 1 है इसके भावार्थ को देखते हैं। कवि देखिए लिखता है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा, यहां पर है बिमोहा, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसको एकदम समझना है कि एक नैन कवि मतलब एक नैन वाला कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये एक आंख वाला कवि है ना, लेकिन क्या है, गुनी है। कवि को एक के आंख है, लेकिन वो क्या है, गुनी है। सोई बिमोहा, वो सब मोह जाता है, मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है जो भी इसके कविता को सुनता है। मलिक मोहम्मद जैसी बताते हैं, सुनो मेरे एक आंख नहीं है, मैं एक आंख से काना हूं, मैं अपाहिज हूं, लेकिन तब भी मेरे अंदर इतना गुण है कि मेरे कविता को सुनकर लोग सम्मोहित हो जाता है, लोग आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो कवि कहीं ना कहीं कवि में खामियां हैं, कवि में खामियां हैं, लेकिन फिर भी वो खामी पर पर्दा डाल के कहता है वो खामी है तो क्या हुआ, उसके अलावे मेरे में एक गुण है जिसके वजह से लोग मेरे आवाज में मेरी कविता सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका परीक्षा में पूछ लिया एक नैन कवि मोहम्मद गोली सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, है ना, भावार्थ करें, तो भावार्थ कैसे करोगे? जी हाँ, इस प्रकार करेंगे। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह एक नैन के होते हुए भी गुणवान है। उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव है कि जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। जी हाँ, इसी तरह आपको इसका एक तरह से भावार्थ करना है। अगला लाइन देखिए, चांद जैस जग विधि उतारा दिनह कलंक किन्ह उजारा। इसका मतलब क्या होता है? चांद जैस जग विधि उतारा मतलब इस दुनिया में जो मलिक मोहम्मद जैसी अवतरण लिया, जन्म लिया चांद के जैसा। दिनह कलंक, दोनों में कलंक है बाबू, चांद में भी दाग है, मलिक मोहम्मद जैसी में भी दाग है, काना है वो, है ना। लेकिन जिस तरह चांद जो है दाग के बावजूद, चांद जो है वो दाग के बावजूद जो है उजियारा करता है, पूरे दुनिया को प्रकाश देता है, उसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी भी अपने कविता के माध्यम से लोगों के मन को खुश कर देता है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है अपना तुलना चांद से किया है कि चांद ने भी, मतलब मैं इस धरती में, मलिक मोहम्मद जैसी बताते हैं कि मैंने इस धरती में चांद की भांति जन्म लिया है। मेरे और चांद में दोनों में कलंक है, मेरे में भी दाग उसमें भी दाग, वो भी जग को उजियारा करता है और मैं भी अपनी कविता के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, है ना, लोगों को एक तरह से खुश कर देता हूं, है ना। तो कवि ने खुद का तुलना चांद से किया है ना। आपका परीक्षा में पूछ लेगा चांद जैस जिग, है ना, जग विधि उतारा दिनह कलंक किन्ह उजियारा, भावार्थ करें तो कैसे करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में, है ना, सदोष, ईश्वर संसार में सदोष लेकिन प्रभायुक्त दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जैसी की कीर्ति उज्जवल थी लेकिन उनमें उसके अंग भंग दोष है। इसको आप इस प्रकार समझ लीजिए कि आप इसको सिंपली, मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित, है ना, महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वो खुद चंद्रमा की तरह
अवतरण लिया है, जन्म लिया है, दोनों में दोष है। चांद दोष होने के बावजूद चांद जो है जग को उजियारा करता है और ये अपने कविता के माध्यम से लोगों को खुश कर देता है। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, है ना, भावार्थ कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एकदम समझिए अच्छे से, है ना। अगला जो पंक्ति है आपका करबक का, जो अगला पंक्ति है वो इस प्रकार है। जग सूझा एके नैना उमा सुख अस नखत्र महा। इसका मतलब समझिए कि जग सूझा एके नैना, मतलब कवि कहता है एक के नैन से मैं जग को देख लिया, एक ही नैना से मैंने जग को देख लिया, जग को भांप लिया, पूरे दुनिया को मैं एक नैना से, एक ही नेत्र से मैंने पूरे दुनिया को जान लिया। नहीं मतलब इतने लोग, मतलब लोगों को दो दो नयन है, दो दो आंख है, इतना बड़ा भीड़ में एक ही आंख से मैंने सब चीज को देख लिया और बेहतर तरीके से देखा, है ना। उमा सुख असम नखत्र, जिस तरह से, है ना, नक्षत्रों में, गढ़ों में, है ना, गढ़ों में जो शुक्र है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जब उजियारा करता है, वो जब निकलता है तो बाकी सब फीका पड़ जाता है। तो जिस तरह से गढ़ों में शुक्र का वैल्यू है, उसी तरह मैंने एक आंख से ही एक तरह से हर चीज को, पूरा जग को, दुनिया को मैंने क्या कर लिया, जान लिया। आइए इसका देखिए, पूछ लेगा, भावार्थ करें। तो यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह समदर्शी थे क्योंकि उन्हें संसार को हमेशा एक ही आंखों से देखा। जी हाँ, है ना, उनका वो आंख दूसरे मनुष्य की आंखों के तुलना में ठीक उस प्रकार तेज था जिस प्रकार तारागण के बीच उदित हुआ शुक्र तारा। जिस तरह तारा के बीच, है ना, नक्षत्रों के बीच, ग्रहों के बीच शुक्र का जो महत्व है, जितना तेज है, जितना चमकीला है वो, तो इस संसार में भी, मानव संसार में भी मेरा एक ही आंख है, लेकिन शुक्र तारा की तरह क्या है, चमकीला है ना, पूरे दुनिया को ये देख लेता है एक तरह से। चलिए अगला जो पंक्ति है आपका कविता का, जो लही अंबही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। मतलब जो लही जो है अंबही मतलब क्या होता है, मंजर या आम बोल सकते हैं। आम की अगर बात करें तो कहता आम में अगर डाब ना हुई, डाब का मतलब होता है नहीं, आम का बाहर से जो चोट टाइप का जो होता है ना, थोड़ा सा चितकबरा टाइप का, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई आम है। आप देखिएगा कि आम का जो छिलका होता है उसकी बाहरी सतह से लगता है चोट खाया हुआ हो, तो लिखा हुआ कि जिस आम में बाहरी सतह से चोट ना खाया हो, उसका जो है कोई दाग ना हो, तब तक वो आम में उतना सुगंध नहीं होता। मतलब जीवन में कुछ बड़ा करना हो, या आप सफल होना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मेरा महत्व हो इस दुनिया में, हम जो है प्रसिद्ध हो जाएं, तो उसके लिए आपको भी चोट खाना होगा। जिस तरह एक आम में दाग लग जाता है उसके इर्द गिर्द, तब वो आम सुगंध देता है, उसी तरह हम इंसान भी हैं। अर्थात यहां पर मलिक मोहम्मद जैसी लोगों को, जो निराश हताश लोग हैं, जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, उसको इस कविता के माध्यम से वो हौसला देने का काम करते हैं कि तुम में जो ये अपंगता है, तुम में जो ये निगेटिव पॉइंट है, इसको निगेटिव मत सोचो। देखो आम को ही लो, उसमें दाग लगता है तो सुगंध देता है, तो हमारे हमें भी अगर कोई दाग है, कोई बुराई है, तो यकीन मानिए उसको वो कुछ न कुछ बेहतर करेगा। समझ रहे हैं? आइए देखिए, यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम के मंजरी में कोयलिया नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि आम में जब तक जो है दाग वाग नहीं होता, तब तक जो है वो एक तरह से सुगंधित नहीं होता। मतलब चोट खाकर ही कोई चीज सफल होता है, देखा जाए। अगला जो आपका पंक्ति है वो इस प्रकार है कि न समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुच अपारा। इसका मतलब हुआ कि समुद्र का पानी में भी बुराई है, समुद्र का पानी में भी दोष है, समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए तो मतलब अथाह पानी रहता है। अगर समुद्र का पानी पीने योग्य होता, समुद्र का पानी अगर मीठा होता, तो नहीं लगता कि लोग उसका यूज कर लेता और फिर वो एक तरह से उस तरह से व्यापक रूप में नहीं पाया जाता।
तो समुद्र का पानी में अगर बुराई है कि वो खारा है, तो यही तो वजह है कि अपार पानी समुद्र में पाया जाता है। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है ना, खारा है, इसलिए ही यह अशुद्ध और अपार है। याद रखेंगे। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो कविता है कर्बक, कर्बक कविता का एक्चुअली एक एक पंक्ति को अलग करके इसका हम लोग भावार्थ कर रहे हैं। आगे देखिए अगला वाला जो आपका पंक्ति है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा है ना, भाग कंचन गिरी आग आकाशा, मतलब जो सुमेरु पर्वत जो है, मतलब शिव भगवान ने सुमेरु पर्वत में जो त्रिशूल मारा उसको विनाश करने के लिए, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक विनाश वाला कदम था। मतलब शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पर क्या कर दिया, मार दिया एकदम। तो उस पर मारा, उस पर चोट किया, उसको नुकसान किया, तब ना जाकर वो जो सुमेरु पर्वत है वो कंचनगिरी हो गया, मतलब सोना का पहाड़ हो गया। और सोना का मतलब वो आग उगलना शुरू कर गया, यूं मानो जैसे आकाश से बातें कर रहा हो। तो एक तरह से यहां देखिए विनाश का ही तो एक तरह से रिजल्ट है, परिणाम है। शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पर दे मारा उसको विनाश करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका त्रिशूल उस पर छुआ गया, वो जो पर्वत था वो सोना का पर्वत हो गया। नहीं तो किसी भी चीज जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई ठोकर देता है, नुकसान पहुंचाता है, या आपके पीछे लोग आपको नुकसान पहुंचाने में पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको नुकसान होगा, आप निखर कर आगे बढ़ोगे। ये पंक्ति से आपको एक तरह से समझ में आना चाहिए। इसका भावार्थ कैसे करोगे? यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र कारण यही है कि शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वे सोना का हो गए। जी हाँ। अगला पंक्ति देखिए, जो लही घड़ी कलंक ना पाड़ा, कांच होई नहीं कंचन कारा। मतलब जब तक किसी, मतलब कच्चा सोना को जब तक किसी घड़ा में, किसी बर्तन में रखकर जब तक उसको तपाएगा नहीं, जब तक वो तपेगा नहीं, तब तक वो पक्का सोना नहीं बनेगा। मतलब आपको भी जीवन में अगर सफल होना है तो पहले आपको तपाना होगा, आग में झोंकना होगा। जब आप खुद को झोंक दोगे तब जाके आप निखर कर निकलोगे। जिस तरह कच्चा सोना जब तक तपता नहीं है, जब तब तक वो कड़ा और शुद्ध सोना नहीं होता है ना। तो इसका भावार्थ कैसे होगा? यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी है ना, रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया सोना गलाने वाला पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं होता है। तो हर किसी को बाबू तपाना होगा, मेहनत से ही कुछ होता है। अगला, चलिए अगला बाद में देखते हैं आगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। ये जो है आपका भाग, ये कर्बक भाग 1 जो है वो यहां तक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग भाग 2 में चलेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है, एक नैन जस दर्पण ओ तो ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो भी कही चाऊ। ना इसका मतलब देखिए कि यहां पर जो है मलिक मोहम्मद जैसी बताते हैं कि एक ही आंख है, एक नैन वाला ही मैं हूं, लेकिन मैं दर्पण की समान कोमल हूं, साफ हूं, स्वच्छ हूं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो रूपवंत होता है, लेकिन गुण नहीं होने के कारण उसका कोई मोल नहीं होता। हम जैसे गुणवानों से उसको आशीर्वाद लेना ही पड़ता है न। तो इसका भावार्थ कैसे करोगे? यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वह है ना, कि वह एक आंख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। तो याद रहे, ये जो आपका एक्सटर्नल ब्यूटी है इसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू इंटरनल ब्यूटी का है। तो क्वालिटी पर काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए इसके दूसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं।
बात अगर दूसरे पार्ट की करें तो दूसरा पार्ट भी बहुत सुंदर है। मोहम्मद यही जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर है ना गा पावा, जोड़ी लाई रकत के है ना, जोड़ी लाई रकत के लय, गाड़ी प्रीति नैन जल भय है ना, जल भया। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो कहता है कि मैं जोड़ जार कर मैं ऐसा सुनाने जा रहा हूं कि ये जो प्रेम कथा आप सुनोगे इसका दर्द के, इसके पीड़ा को आप महसूस करोगे, क्योंकि मैंने इसको रक्त के लय से इसको गढ़ा है। और इसको सुनकर मतलब सुनकर आपके आंख जो है वो भीग आएंगे, आंसू निकल जाएंगे ना, इस तरह का यहां पर सेंस है। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस कविता में मैंने रक्त की लाई से, रक्त की लाई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो भिगो कर गीली किया है। ठीक है, अगला आइए, अगला है ओ मन जानी कबित अस्किनहा, मकु य रहे जगत मह चिन्हा, कहां सो रतन से है ना, रतन सेनी जस राजा, कहां सुवा असी बुद्धि उपराजा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानु, कहां राघो जई किन्हा बखानु है ना, कहां स्वरूप पहना पदुमावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। ये बहुत ही अच्छा जो है एक तरह से पंक्ति है इस कविता का। क्या इसमें लिखा है कि इस जग में कोई नहीं रहेगा, बस मैं चाहता हूं कि मेरा एक चिन्ह रह जाए, है ना। देखा जाए राजा रतन सेन जो है वो भी नहीं रहा, है ना, और सुवा जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हुआ करता था वो भी नहीं रहा, अलाउद्दीन जो सुल्तान था वो भी नहीं रहा, राघव जो कि बखान बहुत अच्छे से करता था राघव वो भी नहीं रहा, है ना, और इतना सुंदर पद्मावती वो भी नहीं रही, सब चल बसा, केवल उसका क्या रह गया, कहानी रह गया। कहने का मतलब इस कोई भी चीज यहां परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कवि चाहता है कि मैं भी नहीं रहूंगा, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरा एक चिन्ह रह जाए, हमारा शरीर मर जाए लेकिन नाम रह जाए ना। आइए देखिए लिखा हुआ है, यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि शायद मेरे मरने के बाद संसार मेरी यादगार के रूप में रहे। वह राजा रतन सेन अब कहां है वो सुआ जिसने राजा रतन सेन को के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, कहां है सुल्तान अलाउद्दीन, कहां है राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने, है ना, जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया, है ना, कहां है वो, है ना, लावण्यवती ललना रानी पद्मावती, कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानियां बची हुई है, केवल उनकी क्या बची हुई है, तो याद रखेंगे कहानियां बची हुई है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये वाला पार्ट का। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला जो पंक्ति है वो इस प्रकार है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल परे पे मरे न बासु। लिखा हुआ है फूल मरे पे मरे ना बासु। तो ये देखिए, धनी सो पुरुष जस न कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। इसका मतलब हुआ कि याद रहे इंसान मर जाता है लेकिन उसका जो ख्याति है, उसका जो जस है वो रह जाता है। जिस तरह फूल भले ही मर जाए लेकिन उसका सुगंध हमेशा रहता है ना। आइए इसका देखते हैं। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष, है ना, धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार मुरझा जाने पर उसका सुगंध, फूल का सुगंध रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला पंक्ति देखते हैं। केई ना जगत जस बेच, केई ना लिनह जस मोल,
जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो जगत है, इस जगत में कोई भी जस को ना बेच सका है ना खरीद सका है, लेकिन इतना तो है कि मेरा इस रचना को पढ़कर दो शब्द तो जरूर याद रखेगा मेरे बारे में न। तो यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो हमें दो शब्दों में याद रखेगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लें। प्रश्न है, आइए पहला प्रश्न है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। इसका उत्तर समझिए। कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है, उनमें मनुष्य की वैसा ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वो वास्तव में होता है। कवि खुद को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल मानता है। उनके हृदय में जरा सा भी दिखावा नहीं है। उनके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर लालच के साथ उनके मुंह की ओर निहारते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। आइए अगला प्रश्न है, जैसी अपने करबक में कलंक कांच और कंचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जैसी ने कलंक कांच और कंचन के माध्यम से निम्न अर्थ व्यक्त किया है। आइए देखते हैं। उत्तर है, काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो किंतु वह अपने प्रकाश में उस धब्बे को छिपा लेता है। उसी प्रकार है ना, गुणी जनों की कीर्ति के प्रकाश में उनके एकाध दोष छिप जाते हैं। जी हाँ, तो याद रहे, जिस तरह से चंद्रमा में दाग है लेकिन उसके प्रकाश में वो छिप जाता है, उसी तरह जो गुणी लोग होते हैं उसका एकाध जो धब्बा होता है उसके गुण में छिप जाता है, जैसा कि कवि का छिप गया। शिव के त्रिशूल द्वारा प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत कंचन का हो गया, उसी प्रकार सज्जनों की संगीत से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। जी हाँ, जिस तरह शिव भगवान का त्रिशूल सुमेरु पर्वत पर पड़ा और वह सोना हो गया, उसी तरह जो बुरे लोग हैं उसको अगर अच्छे लोग अच्छे से समझाए सुनाए न, तो वो भी हो सकता है कि इस तरह का परिवर्तन उसमें भी आए। अगला, घड़ियों में डालकर कांच जब तपाया जाता है तभी उसमें छिपा सोना निकलता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में मानव संघर्ष, कष्ट, तपस्या, त्याग से ही श्रेष्ठता प्राप्त कर पाता है। अर्थात कुछ पाने के लिए पहले घड़ियों में तपना पड़ता है, गलना पड़ता है। मतलब संघर्ष से ही सफलता मिलता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला जो तीसरा प्रश्न है कि भाव स्पष्ट करें। जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। इससे क्या समझते हैं, मीनिंग भी बताए थे कि जब तक कच्चा सोना को घड़ा में रखकर उसको तपाया नहीं जाता है तब तक वो सोना खड़ा या बेहतर नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक है ना घड़िया सोना गलाने वाला पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं होता है। चलिए, आपका परीक्षा में पूछ लेगा ये प्रश्न कि रकत के लय का क्या अर्थ है। तो कविवर जैसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम का पीरा अनुभव हुआ है। इस कविता को मैंने रक्त की लाई लगाकर जोड़ा है और गहरी प्रीति को आंसुओं से भिगो भिगो कर गीला किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद जैसी जो है मोहम्मद यही जोड़ी सुनावा, यहां कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो उत्तर है, मोहम्मद यही जोड़ी सुनावा में जोड़ी शब्द का प्रयोग कवि ने रचकर
के अर्थ में किया है, अर्थात मैंने यह कविता रच कर सुनाया है, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, व्याख्या करें। धनी सो पुरुष जस, है ना, कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। चलिए इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब समझिए कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष, है ना, धन्य पुरुष है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार उसमें मुरझा, है ना, जिस प्रकार फूल भरे ही मुरझा जाए लेकिन सुगंध उसमें रह जाता है। चलिए सब्जेक्टिव पोर्शन के बाद आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पोर्शन को भी देखते हैं। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? ना, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। जी हाँ, प्रेम मार्गी हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, आइए अब डायरेक्ट देखते जाते हैं एक तरफ से। अगला प्रश्न है कि जैसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है? किससे की है? तो याद रखेंगे चंद्रमा से, दर्पण से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं, दर्पण से किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, दानव की। तो प्रेम की महिमा याद रखेंगे। अगला, जैसी की रचना भाषा है। जैसी का रचना भाषा कौन सा है? तो मैथिली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। अगला, प्रेम की पीर के कवि है कौन? तो जैसी है, याद रखेंगे। जैसी का जन्म कहां हुआ था? तो जायस में हुआ था, है ना। तसव्वुफ का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब, है ना, सूफी संत होता है, सूफी संत हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो ऑफकोर्स जैसी है। करबक के रचनाकार कौन है? तो जैसी है, याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ? तो 1548 ईस्वी में, है ना। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। मोहम्मद जैसी की वृत्ति क्या थी? तो कौन सी वृत्ति थी? है ना, रंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी, बचपन में अनाथ, तीनों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ। तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, डी हो जाएगा, है ना। अगला है, करबक किस किताब से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है, याद रखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोगों ने सबसे पहले जो है लेखक के बारे में जाना, कवि के बारे में जाना, उसके बाद फिर हम लोगों ने आपका जो करबक कविता है उसका एक एक पंक्ति को लिया और उसको एक्सप्लेन किया। फिर हम लोगों ने कुछ जो है देखा जाए दीर्घ उत्तर प्रश्न जो है उसको हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को देखा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा, है ना। इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक आप इस क्लास को किए होंगे तो सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा। और याद रहे, खास करके कविता को पढ़ने के क्रम में कहीं कहीं हो सकता है कि मिस स्पेल्ट हुआ होगा या फिर उच्चारण सही नहीं निकला होगा, क्योंकि हिंदी से उतना मेरा ताल्लुक रहा नहीं है। नहीं, मैं बस आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो इसलिए मैं पढ़ाता हूं। तो अगर उस तरह की कुछ बातें हुई होगी तो आई एम वेरी सॉरी ना, लेकिन मैंने पढ़ाने का कोशिश किया है। चलिए, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।